आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अभिनेता सुरेश ओबेरॉय से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। दोस्तों, विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे सामने मौजूद हैं, हमने आमंत्रित किया है एक बड़े कलाकार, बड़े अभिनेता सुरेश ओबेरॉय साहब को। आइए सुरेश जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के स्टूडियो में आकर? बचपन याद आ गया। अरे तो 7 साल की उम्र में हैदराबाद में ऑल इंडिया रेडियो में पहली बार गया था जी। तो बच्चों का प्रोग्राम हुआ करता था, छोटे बच्चे जी। तो चिल्ड्रंस प्रोग्राम में मुझसे पूछे आप क्या करते हो, तो मैंने कहा मैं कुत्ते बिल्ली की आवाज निकालता हूँ। अरे तो मुझे याद आ गया कि फिर कुत्ते और बिल्ली की फाइट क्रिएट की थी मैंने, आपस में लड़ रहे हैं और फिर उनकी जी। वो प्रोग्राम में किया था जी। और चिल्ड्रंस प्रोग्राम, फिर ऑल इंडिया रेडियो में पहली बार आवाज, फिर पहला चेक मिलना वहां से 10 रुपए का। अगर आज मैं आपसे गुजारिश करूंगी तो आप बिल्कुल नहीं निकालेंगे वो आवाज। कुत्ते बिल्ली तो सारी दुनिया में लड़ाई इंसान ही कर रहा है, अभी नई बात क्या है। जी, तो बचपन आपको याद आ गया, तो चलिए हम बचपन से ही शुरू करते हैं अपनी बातचीत का सिलसिला। बचपन में आप कैसे थे? थोड़ा लग रहा है कि वैसे देख के तो बहुत संजीदा दिखाई पड़ रहे हैं, हम भी थोड़े से संकोच में हैं कि क्या क्या पूछूं क्या क्या ना पूछूं, लेकिन बचपन हर किसी का बहुत शरारती होता है। आपका बचपन कैसा था? मैं बचपन में कॉमेडियन था जी। और शरारती भी था, बहुत ज्यादा ही था। कुछ खास बात याद बताइए। विवेक से भी ज्यादा था। अच्छा। नहीं, खास बात है, अच्छी नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, सब बहुत बदमाशी है तो अच्छा नहीं लगता यहाँ सुनाना। जी। और मैं बचपन में कॉमेडियन था, मस्त मौलाना था, साइकिल पे बहुत पसंद करता था चलाना, साइकिल पे मीलों मील चला जाता था, गाना भी अकेले में गाता था साइकिल के ऊपर, और बाद में फिर स्कूटर का शौक लगा, फिर मोटर बाइक का, फिर गाड़ियों का, तो धीरे धीरे अभी आ गए। अब यहाँ ते फिल्मों में यहाँ आया, कुछ पहले ही ऐसे किस्म के कुछ रोल्स मिल गए, कुछ संजीदगी, तो लोग भी एक्सपेक्ट करने लग गए, अब आप बड़े हो गए हैं, वी एक्सपेक्ट यू दिस, करते कराते मेरी सारी जो कॉमेडी थी वो जो है 90% तो चलेगी। मैं वैसे ही संजीदा, आर्टिफिशियल से थोड़ा सेंसिटिव था, तो लोग मुझे बचपन में कहते थे बड़ा सॉफ्ट है, नाजुक है, लड़कियों जैसा लगता है। तो फिर मैंने मूछें ऊंचे पाली, फिर मैंने खूब एक्सरसाइज की, खूब डंबल उठाए, फिर पहलवानों के साथ कुश्तियां की जी। तो फिर ताकि नहीं, मुझे बताने के लिए बताते बताते आवाज भी ऐसी बन गई जी। फिर लोग समझने लगे यार ये तो बड़ा गुस्से वाला है। जी, खैर मुझे तो नहीं लगता कि आप गुस्से वाले हैं, लेकिन बहरहाल आगे देखते हैं। अभी आपने जिक्र किया था कि बचपन में गाना गाते थे, मीलों चले जाते थे साइकिल पे बैठकर, तो वो गाना बचपन वाला बताइए ना, कौन सा होता था? अभी सुनवाना चाहेंगे श्रोताओं को? देवानंद साहब का बहुत बड़ा फैन था मैं, उनकी तस्वीर भी जेब में अपने पर्स में वॉलेट में लेकर घूमता था, तो उनके गाने बहुत पसंद थे मुझे, जैसे खोया खोया चांद, खुला आसमां, और वो बहुत मेरा फेवरेट हुआ करता था। और उनकी सारी फिल्में 50s और 60s की बहुत पसंद थे मुझे जी। तो ये गाना सुन लिया जाए? ये सुन लिया जाए, और भी कुछ और भी हैं। खोया खोया चांद, खुला आसमां, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खुला आसमां, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद।
मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली कि उनको तो बुलाओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। ऐसी ही रात, भीगी सी रात, ऐसी ही रात, भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ। हो खोया खोया चांद, 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 खोया खोया चांद। आपके पिताजी से जुड़ी हुई अपनी कुछ याद हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे श्रोताओं के साथ। क्या यादें हैं पिताजी से जुड़ी हुई? मेरे पिताजी, मेरे दादाजी थे आर्मी में, 30 साल उन्होंने सर्विस की आर्मी में। डैडी भी आर्मी में थे, लेकिन भगत सिंह की ग्रुप ज्वाइन किया आर्मी में होते हुए भी, तो उनको देश निकाला दिया गया था ब्रिटिशर्स से, और ब्रिटिशर्स ने उन्हें फेंक दिया था, उन्हें क्वेटा, पाकिस्तान, बलूचिस्तान में, क्वेटा में, जहाँ पर बहुत जलजले आते थे, बहुत ही अर्थक्वेक्स होती थी, और फ्रीडम फाइटर थे मेरे पिताजी। वहाँ से फिर जी 47-48 में जब पैदा ही हुआ था, तो मदर की गोद में था, तब मैं पैदा हुआ, तब मारपीट, लड़ाई झगड़े, खून खराबी सब देखा। मतलब सबकॉन्शियस में होगा अंदर, मैंने तो आवाजें और मदर की थॉट्स तो वही थी जी। फिर पेरेंट्स जो है रेफ्यूजीज बने। आपको रेफ्यूजीज लोगों को शायद ये वर्ड मालूम भी नहीं होगा, जो वहां से भाग कर आए थे पाकिस्तान से इंडिया, उनको रेफ्यूजी कहते थे, टेंट्स में रखते थे। जी जी। फिर पिताजी चले गए जबलपुर, दिल्ली से, फिर जबलपुर में घर बनाया, वहां से फिर हैदराबाद गए। हैदराबाद की मुझे बात याद है, क्योंकि हैदराबाद जब गया मैं 1 साल का हुआ था तब, तो मेरे जन्मदिन के दिन 17 दिसंबर के दिन अच्छा। वो घर मिला था जी। चैपल रोड याद है मुझे अपना हैदराबाद बचपना। तो हैदराबाद में फिर पढ़ाई के बारे में बताइए, सीए की पढ़ाई कर रहे थे आप? फिर नहीं, मैं सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल में था, फिर एक मैंने कैम्ब्रिज, सीनियर कैम्ब्रिज किया, जो हमारे पेपर्स यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाते थे करेक्शन के लिए, और उसके बाद मैंने बीकॉम किया उस्मानिया यूनिवर्सिटी निज़ाम कॉलेज एंड सिकंदराबाद कॉलेज से जी। और बचपन से मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। बचपन में हर किस्म का स्पोर्ट खेलना, मतलब कोई भी नहीं छोड़ा स्पोर्ट, और स्विमिंग चैंपियन था मैं स्कूल का जी। यूनिवर्सिटी में अपने कॉलेज को भी रिप्रेजेंट किया, वहाँ भी जीता। और उसके बाद स्काउट्स में था, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स में, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड लिया मैंने एट द एज ऑफ 17-18 ईयर्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राधाकृष्णन थे तब,
तो फिर एक्टिंग की ओर कैसे रुझान आपका हुआ और कैसे पूना इंस्टीट्यूट कैसे आप पहुंचे? मतलब एक्टिंग की विधिवत कैसे शिक्षा ली? आपसे कहा ना, मैं 7 साल की उम्र से रेडियो पे था जी, वहां से शुरू किया था। तो 7 साल की उम्र में मैंने एक हमारा बॉयज स्कूल था, तो एक लड़की का रोल किया था मैंने। और रोल में मुझे इतना आइडिया ही नहीं था कि मैं जो आज हमें फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट FTII पुणे में सिखाया गया, उस टाइम पे भी मैं अपनी मदर को देखा था कि वो ऐसा बॉल लेके, उसका क्या कहते हैं, वुल का, वो 2 नीडल्स लेके वो सी रही थी कुछ। अच्छा। स्वेटर जी। तो मैंने कहा मम्मी मुझे भी सिखाओ। तो उन्हें की करेंगे पत्थर? तो मैंने नहीं, मैं ये चीज मुझे लड़की का रोल करना है, मैं ये स्टेज पे करूंगा। अरे, तो तभी शौक था कि ये कुछ ना कुछ हाथों को भी मैं एक बिजनेस दे दूं। तो जैसे मैंने सीना शुरू किया, स्टेज का पर्दा खुला, तो इतनी लोगों ने क्रैपिंग की, इतनी की। तो मेरे इनबॉर्न अंदर से एक नेचुरल एक्टिंग का टैलेंट था, जो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं होती थी। बुखार वाला रोल है तो मैं अपने आप को बोल देता था मैं बीमार हूँ और ये हूँ। अपने खुद ब खुद अंदर से थॉट्स आते थे, ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर। नेचुरल इंस्टिंक्ट बहुत थी एक्टिंग में। जी। तो मतलब एक्टिंग का हुनर जन्मजात था और एक्टिंग की बारीकियां भी आपने अपने आप से ही सीखी। जैसे कि आपने कहा ना कि स्वेटर बिनने का अगर रोल करना है तो आपको सीखना है माँ से। नहीं, मदर का रोल, मैंने एक लेडी का रोल किया था, घर की लेडी का, हस्बैंड वाइफ का। तो इसके लिए आपको तो मैंने मम्मी के हाथ में देखा, मैंने मैं लेके जाऊंगा स्टेज पे जी। और फिर उसमें काफी, फिर दोनों हर जगह जहां भी मैं काम करता था सिंसियरली किया। फादर की डेथ के बाद उनकी दुकान का काम किया, वो भी सिंसियरली किया। छोटा रोल हो, बड़ा रोल हो, ऑल इंडिया रेडियो पे हो, कहीं भी हो, हर चीज में बहुत मेहनत करके करता था। बिल्कुल सही बात। और ये भी मेहनत की, ये नहीं कि लोग बोलते हैं कि मेरी शक्ल अच्छी है, फलाने से मिलती है, मैं किसी देवानंद साहब का फैन हूँ और मैं चलो मुझे रोल दे दो, ऐसा नहीं। मैंने अपने आवाज, पहले लोगों ने बहुत तारीफ की, एक तरफ वो मिला, मुझे पक्का हुआ, दूसरी तरफ मैंने फोटो खिंचा के देखी अपनी। अच्छा। फोटो खिंचा के फिर दूसरे एक्टर से फोटो को मैच किया। फिर बाद में अपने आप को स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया। द एज ऑफ 23-24 में स्टेज पे प्ले किया हिंदी उर्दू का ड्रामा। लोगों का वो लिया फीडबैक, तब जाके फिल्म इंस्टीट्यूट गया। वहां पर पहले लड़कों की शक्लें देखी, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की। भाई क्यों मेरे मन में था कि कोई हूर परी, कोई फरिश्ते, भगवान के रूप के कोई स्पेशल मेड होंगे ये लोग। तो तब मैं वहां जाके देखा कि ये तो हमारे जैसे ही हैं। जी जी। तब जाके मुझे कॉन्फिडेंस आया, तब मैंने ये प्लान लिया। मैं ऐसे घर से छोड़ के भाग गया जी, पागलपन दीवानापन कुछ नहीं किया। मैंने अपने आप को खुद टेस्ट किया बहुत। काफी मेहनत शुरू से ही की है अपने आप। हाँ, नहीं इंस्टीट्यूट में भी किसी का रिकमेंडेशन लेटर, किसी से फोन, कुछ नहीं। मैंने बोला अगर किसी और के नाम से मिल जाए तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में, सबकॉन्शियस में यही बात रहेगी, मैं तो कुछ किसी के लेटर के रिकमेंडेशन से आ गया, मेरे में टैलेंट तो है ही नहीं। मैंने बोला टैलेंट है तो ऊपर वाला एडमिशन देगा और फिर मिली। तो कौन कौन से आपके साथ इंस्टीट्यूट में उस समय फिल्म? मेरे क्लास में थे पांडे और सतीश शाह और नसीरुद्दीन शाह, 1 साल सीनियर थे, और काफी लड़के थे मेरे साथ। जी। तो उन लोगों से जुड़ी हुई कोई खास बात जो दोस्ती मित्रता में होती? टेलीविजन इंस्टीट्यूट में सिर्फ दर्द और दुख के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि 1 अगस्त 1974 को मेरी शादी तय कर दी थी मदर ने। और उसी दिन मुझे, उससे 15 दिन पहले एक टेलीग्राम आ गया कि आपको फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गई, ज्वाइन ऑन द 1 अगस्त। 1 अगस्त 74 को शादी और 1 अगस्त मेरी शादी है। अच्छा। क्या करूं? तो फिर मैंने उनको टेलीग्राम भेजा, नॉट वेल, विल जॉइन यू आफ्टर 1 वीक। तो फिर घर पे फिर वाइफ को बताया नहीं था, वो तो बिजनेसमैन से उसने शादी की थी जी। तो बड़ी मुश्किल से उनको कहा कि 3 महीने का कोर्स है, शॉर्ट कोर्स है, डायरेक्शन का कोर्स है। अभी क्या बोलूं मैं कि एक्टर बनने जा रहा हूं, और वो उसने शादी की फादर के बिजनेस को देख के। तो समझाया थोड़ा सा, वो भी रोई, थोड़ा सा हम भी रोए। तो काफी दुख और दर्द था, क्योंकि फ्राइडे नई नई शादी हुई और छोड़ के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई करने जाओ, इंग्लिश पढ़ो, डांसिंग प्रैक्टिस करो, ये करो, स्पीच, डिक्शन, सब। तो बड़ा पेनफुल रहा वो फ्राइडे को। फिर हम बिना टिकट, मतलब बिना रिजर्वेशन के 8 रुपए की कुछ टिकट आती थी, 10 रुपए के, लेके हैदराबाद पहुंच जाते थे पूना से। शाम को 9 बजे शाम को निकलती थी ट्रेन, सुबह 6 बजे पहुंचते थे सैटरडे। संडे नाइट को फिर वहां से निकल के सुबह क्लास पहुंच जाते थे पूना। वीक में एक बार भाग जाते थे।
जी। तो काफी पेनफुल था ना वो, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग कोई खुशी की बात ही नहीं है, वहाँ पर बड़ा दुख था। जी। तो श्रीमती जी को याद करते हुए अभी मतलब उनके लिए कोई गाना सुनवा दीजिए। हाँ, उनके लिए शादी से पहले 74 में मुझे बड़ा एक गाना बहुत अच्छा लगता था, सुहानी रात ढल चुकी न जाने तुम कब आओगे। क्या बात है, सुनते हैं गाना। सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए, सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए, हर एक शम्मा जल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे। तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में। खिज़ां का रंग आ चला है मौसम बहार में, खिज़ां का रंग आ चला है मौसम बहार में, मौसम बहार में। हवा भी रुख बदल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे। जिक्र चूंकि पत्नी का किया है तो उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बताइए उनका कितना रोल रहा है आपके इसमें, मतलब एक्टिंग की दुनिया में? किस तरह से उन्होंने आपको सिखाया या कहीं कहा कि आपने ये अच्छा नहीं किया, आपने अच्छा किया, ऐसा कुछ था? देखिए, अगर मैं मार्क्स दूंगा तो 70% वाइफ को दूंगा, 30% अपने आप के लिए रखूंगा जी। क्योंकि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया जब मैंने उनसे परमिशन मांगी। मैंने कहा मुझे तो डायरेक्शन कोर्स है ये, तो उन्होंने बोला क्यों हम बिजनेस छोड़ के फिल्मों में जाएं, डायरेक्शन करें। उसको फिर मैंने एक हफ्ते में मनाया, मनाने के बाद उन्होंने माना, मानने के बाद उनको पता चला ये 2 साल का कोर्स है, ये तो एक्टिंग करने जा रहा है। काफ़ी वो 2 साल में तकलीफ रही, मतलब उनकी तरफ से वो काफ़ी बताती नहीं थी, लेकिन अंदर से तो काफ़ी दुख था ना, दुख होता था। कहीं भी जाते थे उतने में हम लोग, विवेक ओबरॉय जी पैदा हो गए 71 साल में, तो वो तो सोचा ही नहीं था। लेकिन फिर स्ट्रगल भी हमारी हुई विद द चाइल्ड, बॉम्बे आ गए जी, 400 रुपये लेके। तो हमारा उन दिनों का कोई ऐसी बहुत खुशियों वाले दिन नहीं, एक्सेप्ट कि जब स्ट्राइक हो गई थी फिल्म इंस्टीट्यूट में, तो और साथ में समर हॉलीडे भी मिल गया,
तो मैं इतनी खुशी से भागा घर, मैंने कहा अब छुट्टी है, यहाँ से फिर 2-3 महीने वाइफ के साथ मनाए, घूमे फिरे, तब जाके हमारा हनीमून हुआ। जी। थैंक्स टू द स्ट्राइक। जी, तो अब बातें करते हैं फिल्मों की। पहली फिल्म कैसे मिली और किस तरह का संघर्ष था, हमें बताइए उन दिनों को याद करते हुए। संघर्ष तो बहुत बुरा था, क्योंकि मेरे फादर की दुकान, हमारे पास क्या थी, गाड़ियाँ बहुत सारी अच्छी थी, मोटरसाइकिल पे घूमना, 8-10 नौकर घर में, दुकान में 21 कंपनियों के मेडिकल शॉप थी फादर की, होलसेल एंड ड्रग्स एंड लैंड एंड प्रॉपर्टीज का बिजनेस था उनके। इतने लोगों के साथ को नौकरी देना और यहाँ की नौकरी मांगना, बहुत फर्क पड़ता है ना। और कुछ नहीं मालूम था जब मैं आया था बॉम्बे, तो राइट जाने के लेफ्ट कहाँ जाऊँ, तो फिर किसी हॉस्टल में ठहरा आके, किनारा कैथोलिक एसोसिएशन बांद्रा में एक हॉस्टल है, हॉस्टल के बाद किसी के यहाँ वो रहा पेइंग गेस्ट, उसके बाद पेइंग गेस्ट जुहू में आए, वहाँ से पेइंग गेस्ट रहे और वहाँ से फिर वाइफ को बुला लिया, बच्चे को बुला लिया। तो मैंने को सोचा कि मेरे एक फ्रेंड ने बोला था मुझे पूना में कि तू बॉम्बे जाएगा तो कम से कम कमाने के लिए वॉइस काफ़ी है, तो पहले वहाँ ट्राई कर लेना रेडियो स्पॉट्स वगैरह। तो मैं बृजभूषण जी से मिला, घर के पीछे ही रहते थे जी। तो बृजभूषण जी ने मुझे बोला बहुत अच्छी आवाज़ है, ये है वो है, बहुत उन्होंने मुझे ट्रेन किया, सिखाया, एक माने में जैसे गुरु सिखाते शिष्य को। और हम लोग प्रोग्राम्स करते थे, 50 रुपीज़ हफ्ते में मिल जाते थे, 2-3 बसें पकड़ पकड़ के भाग भाग के जाते थे। फिर धीरे धीरे रेडियो स्पॉट्स, उसके बाद प्रकाश मेहरा जी मिले, उन्होंने बहुत इमीडिएटली बोला कि आप ही कर लीजिए काम। उनकी पिक्चर थी मुकद्दर का सिकंदर, तो डबल एल्बम काटी उनकी। जी जी। मैंने बोला आप देख सुन तो लीजिए, बोले, उन्होंने बोला नहीं आपको अब विश्वास है कि नहीं अपने इस पे, वॉइस पे। मला है, तो डबल एल्बम उसकी पहला मतलब रिकॉर्ड्स का रिकॉर्ड था जो प्लैटिनम सेल हुआ, प्लैटिनम उसका डिस्क, डबल एल्बम एलपीज बड़े बड़े होते थे। उसके बाद रेडियो और इसमें इतना पैसा कमाया, फिर मैं टॉप का मॉडल बन गया जी। बैठे बैठे, नंबर 1 मॉडल था उस टाइम। तो उसके बाद दुख ये रहा कि एक तरफ मैं रेडियो में आवाज़ देता हूँ, एक तरफ मॉडलिंग करता हूँ, मिला के कुछ होता ही नहीं। मतलब एक्टिंग करने आया तो पैसे कमाने थे, तो वो तो मैं हैदराबाद में भी कमा लेता, तो पैसे कमाने के लिए तो आया नहीं था। तो फिर जाके मैं डड्डू सिप्पी से, राज सिप्पी से मिलने के लिए गया था स्टूडियो में, तो वहाँ मुझे कमलजीत सिंह मिल गए। तो कमलजीत को मैंने बोला क्या हाल है, बोले मुझे अच्छी पिक्चर मिल गई है एंड ऑल दैट, और यहाँ एक विनोद पांडे जी आए हुए हैं, उनके पास एक रोल है सुपरस्टार का जो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे एक बड़ी अच्छी फिल्म मिल गई, तू चला जा वहाँ से मिल ले, फलाना फलाना एड्रेस है, पता नहीं पोच कान वाला स्ट्रीट कहीं भेज दिया वर्ली। मैं रहता था जुहू में, जुहू से मैंने कॉइन बॉक्स था एक, वहाँ कॉइन बॉक्स में अठन्नी डाल के बात करते थे, वहीं मेरे फ़ोन भी आते थे, 571012 फ़ोन नंबर था। तो वो एक किसी की मलाबारी छोटी सी दुकान थी चाय की, वहाँ से मैंने विनोद पांडे को फ़ोन किया। मैंने कहा भैया देखिए मैं सुरेश ओबरॉय के बोल रहा हूँ और ऐसा आप एक, हाँ हम एक एक्टर ढूंढ रहे हैं, आप आइए। मैंने कहा देखिए, मैंने कहा अभी सोचा कि यहाँ से 30 रुपये लग जाएंगे अगर टैक्सी में जाओ, थका हुआ बहुत था, रात हो गई। तो मैंने कहा, मैंने अवॉइड करने की कोशिश की। मैंने बोला देखो मैं बड़ी बड़ी मुस्टैच है मेरी, और मैं कोई ऋषि कपूर या शमी कपूर, शशि कपूर जैसा नहीं लगता। हिंदी फिल्म का हीरो अगर आप पोर्ट्रे कर रहे हैं तो मैं उन टाइप का हिंदी का हीरो टाइप नहीं हूँ, थोड़ा सा अलग हूँ। तो बोला नहीं आप आइए तो सही। वहाँ गया तो फिर रेडियो की तो ट्रेनिंग थी, उन्होंने बोला पढ़ दीजिए डायलॉग्स। तो पढ़ते पढ़ते उन्होंने बोला यार जैसे मैं बोलता हूँ उससे और अच्छा बोल के बताते हो आप, तो जी हमको कुछ अच्छा लग रहा है, वेरी हैप्पी, स्पार्क नजर आ रहा है। तो मैं एक्साइटेड हो गया। फिर 11-12 बज गए रात के, घर गया। इसी उन्होंने पूछा पासपोर्ट है, तो मैंने बोला हाँ है जी। झूठ बोल दिया था, हालांकि बाई चांस पता नहीं क्या इंट्यूशन आया था। 15 दिन पहले मैंने एक फ्रेंड को बोला था पासपोर्ट कभी कहीं जाना पड़ेगा तो बना ही दो मेरा, तो फॉर्म वॉर्म भर के रखे थे। जी जी। तो फिर कैसे भागा, फिर रोल मिला, फिर लंदन भागा, फिर पासपोर्ट कैसे, मैं पासपोर्ट ऑफिस जाके भीख मांगा उनसे कि प्लीज मुझे 2 दिन में दे दीजिए। फिर बहुत मजा आया लंदन में।
तो संघर्ष की कहानी बड़ी दिलचस्प लग रही है और ऐसे लग रहा है बस सुनते रहें आपको। लेकिन कुछ ज़हन में आ रही बातें जो हम जानना चाहते हैं। आपने ज़िक्र किया था प्रकाश मेहरा साहब का भी, और लावारिस में जो आपका रोल था बहुत पसंद आया, सुना है हमने कि उन्हें बहुत पसंद आया। तो अगली फ़िल्म के लिए उन्होंने मतलब अमिताभ जी को साइन करने का सोचा था, फिर आपके लिए वो रोल ख़ास तौर से तैयार किया गया था घुंघरू के लिए। तो क्या थी वो कहानी, वो क्या बात थी, बताइए ना। घुंघरू में अमित जी का रोल मुझे दिया गया था बिकॉज उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो डेट नहीं थी। फिर शत्रुघ्न सिन्हा साहब से पूछा था तो उनके बाद भी कुछ प्रॉब्लम था, तो थर्ड चॉइस था मैं। और उन्होंने शुरू से ही सोचा था, उनको जब मैं लंदन गए थे तब मैंने उनसे कहा था आप देख लीजिए मेरी फिल्म एक बार, फिर वहाँ देख कर आए वो जी। विनोद पांडे से मिले भी, देखा भी, बहुत इंटरेस्ट लिया था उन्होंने मेरे करियर में। जी जी। पहले रेडियो पे दे दिया काम, फिर लावारिस में इतना अच्छा रोल दिया, फिर घुंघरू में दिया। लेकिन क्या है ना, मुझे इसका आइडिया नहीं था फिल्म में। मैं बहुत सिंसियर था, मैंने नूतन जी का बड़ा फैन था, तो मैंने कहा नहीं मुझे नूतन जी के साथ ही काम करना है एक फिल्म में। दूसरे लोग बोलने लगे कि बाकी यंगर हीरोइंस काम नहीं करेंगे, तुम बुढ़े लगोगे, तुम व्हाइटनर लगा दिए, कभी बाप का रोल करते हो, कभी नेगेटिव करते हो, कभी पॉजिटिव करते हो। मैंने कहा रोल होता है। तो मेरी थिंकिंग अलग थी, अहेड थी, लोगों से आगे थी सोच। अभी देखिए ना, शाहरुख खान ने भी आज सुपरस्टार बन गया आफ्टर नेगेटिव रोल। जी जी। आज हर लड़का, विवेक ओबरॉय खुद कर रहे हैं क्रिश में नेगेटिव रोल इसकी। तो मैं तब किया 1980s में जो आज लोग कर रहे हैं। उस टाइम पे मैंने श्रद्धांजलि की फिल्म, इतना नेगेटिव, और उसके साथ सेम डे रिलीज हुई तुम्हारे बिना जी, इनकी राजश्री की जी। तो दोनों सिल्वर जुबली चली। बिल्कुल। अब प्रोड्यूसर्स को ये प्रॉब्लम था कि रोल दे तो क्या दें, जी, ये तो दोनों करता है, इसका कोई इमेज ही नहीं है, हमको तो इमेज चाहिए। केतन मेहता की फिल्म मिर्च मसाला में भी बहुत नेगेटिव रोल था, जो कि मतलब लेकिन उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला ना जी। और बाकी सब लोगों को थैंक्स करना चाहिए मुझे, क्योंकि वो उनका जूरी में झगड़ा हुआ था आपस में कि भैया ये तो टेक्निकली हीरो नहीं है तो उसको अवार्ड क्यों दिया जाए। तो उन्होंने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का रोल उस टाइम पे निकाला, क्रिएट किया गया टू गिव द अवार्ड। तो ये शब्द नया सपोर्टिंग वहां से शुरू हुआ, उसके बाद आज तक चल रहा है। जी, तो वो बड़ी खास बात थी, खास घटना है। लेकिन एक गाना सुन लेते हैं और मिर्च मसाला की बात फिर करते हैं। बताइए कौन सा गाना आपकी ओर से सुना श्रोताओं को। मेरी ओर से कौन सा सुनाएंगे गाना? प्रकाश जी का वो लावारिस का, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। सुनते हैं यही गाना। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। हाँ खुदा है यारो। मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। हाँ खुदा है यारो। हाँ खुदा है यारो। जिसने पैदा किया दुनिया में वही पालेगा। हाँ वही पालेगा। जिसने पैदा किया दुनिया में वही पालेगा। हमको हर मोड़ पे हर जुल्म से बचा लेगा। अपने बंदों से कहाँ कब वो जुदा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। हाँ खुदा है यारो। हाँ खुदा है यारो। जुल्म
जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है, हाँ गुजर जाता है। जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है, वो किसी और ही सूरत में पास आता है। अनगिनत रूप में, अनगिनत रूप में वो हमसे मिला है यारो, जिसका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं, उसका तो खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो। मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो, जिसका कोई नहीं, उसका तो खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो। तो जिक्र हुआ था मिर्च मसाला फिल्म का, नेशनल अवार्ड मिला था आपको, और उस समय ये पुरस्कार बहुत मायने रखता था आपके लिए। कैसा था वो पल, कैसा जज्बाती था, कैसा? मैं, विवेक, मेघना और मेरी वाइफ ऐसे एक ही पलंग पे बैठ के कुछ मस्ती कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो फोन भी वहीं पास पड़ा था। उठाया मैंने फोन, तो बोला मुबारक हो। मैंने क्या हुआ? नेशनल NFDC से फोन आया, आपको नेशनल अवार्ड मिला। मैं क्या? बोले सच, मजाक कर रहे हो? नहीं। तो फिर रो पड़ा, मेरे से बात ही नहीं की कि मैंने फ़ोन उठा के वाइफ को दे दिया कि बात ही नहीं। उसके बाद मैं बात ही नहीं कर पाया, चौक। नाइट की शूटिंग थी उस टाइम पे, 9 बजे की शिफ्ट थी रात की, और ये कुछ 7:30 बजे के करीब फ़ोन आया था। इतनी खुशी हुई, बहुत मज़ा आया। फिर जितनी खुशी मुझे वहाँ हुई थी पहली फिल्म करके एक बार फिर, और उसकी रिलीज जब हुई, सारी रात सोए नहीं। अपनी फिएट गाड़ी में APU, आंध्र प्रदेश से, हैदराबाद से मैं गाड़ी खरीद के लाया था अपने लिए, APU 1283। जी। उसमें मेरी वाइफ और मैं चुपचाप धीरे से थिएटर के बाहर जाके वर्ली में देखते थे। अच्छा। कि कौन ऑडियंस क्या बोल रही है, कैसा लग रहा है। तो जब देखा हाउसफुल, इतनी सुपरहिट हुई। मतलब नए लोग, नई कहानी, नई दीप्ति, नया लड़का प्रदीप वर्मा, नया मैं, नया विनोद पांडे। मतलब इतनी बड़ी हिट होना नए लोगों के लिए, इट वाज बहुत मजा आया। वो हैप्पीनेस थी, और उतनी ही हैप्पीनेस यहाँ हुई जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला। क्योंकि नेशनल अवार्ड भी किसके सामने मिला? नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, ओम पुरी, दीप्ति नवल, इसीलिए लगा कि भाई इन सब के सामने आप अकेले खड़े हो और आपको नेशनल अवार्ड मिला। जी, और फिल्म बहुत सराही गई थी, लोगों ने बहुत पसंद की थी। उस समय तो इस तरह की फिल्में हालांकि लोग पसंद करते थे, लेकिन ये फिल्म ख़ास तौर से बहुत कम उम्र में, हमें याद है कि बहुत छोटे थे, फिल्म समझ में नहीं आती थी, तो भी बहुत अच्छी लगी थी। फिर बड़े होके उस फिल्म को अलग से देखने का मज़ा कुछ अलग तरीके का था। बहरहाल जिक्र चला था एक बार फिर फिल्म का, दीप्ति जी के साथ कैसा अनुभव रहा आपका? किस तरह से एक्टिंग के दौरान कोई ख़ास बात, कुछ नोक झोंक बताइए ना। ये जो हम लंदन जब पहुंचे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई हैदराबाद से तो पैसे लेके आया नहीं था मैं घर के लिए। हम तो 200-400 रुपये, 500 रुपये महीने के कमा लेते थे जी बॉम्बे में, और सुपरस्टार का रोल करना है, मूछ है, और कोई पता नहीं वहाँ जेब में 5 पाउंड नहीं है, और सुपरस्टार का ऐसे करोड़ बिलियनर का रोल करना है। तो फिर भी हो गया, बहुत मज़ा आता था, बहुत इंटरेस्टिंग था काम उनके साथ। दीप्ति वॉज बहुत कोऑपरेटिव थी, विनोद पांडे बहुत कोऑपरेटिव थे। ये तो साथ पढ़ता था, प्रदीप वर्मा तो मेरे सेम क्लास में, हम दोनों भी मित्र थे, हमारे अच्छे दोस्त थे वो। उसके बाद यहाँ आके लोगों के सामने वो जो पिक्चरें ट्रायल्स होते थे, तो मुझे एक सेक्रेटरी था, उनका जिक्र नहीं, नाम नहीं ले सकता मैं, नहीं है। जब उनसे हम मिला, जब फिल्म इंस्टीट्यूट से आके, तो मेरा छोटा भाई और मैं गए थे उनके पास कि भैया ऐसा हमने पास किया, हमारा भी आप काम कुछ करिए, कोई रोल। तो उसने बोला कि जिस दिन आप एक्टर बन जाओगे मेरे मुंह पे आके थूक देना। अरे इतनी बदतमीजी से भगा दिया, बड़ा मुझे दुख हुआ। तो मैंने उनको इन्वाइट किया था, राजेंद्र कुमार जी का जो थिएटर है वहाँ पर हमारा एक ट्रायल था, उसके बाहर वो मिल गए, इंटरवल में आए, गले मिले और बोले मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, सॉरी। क्या बात है। मैंने कुछ बोला, याद भी नहीं था मुझे। गले मिले, सुरेश जी आपने कमाल कर दिया। तो वो जो भी है, आज भी
एक बार फिर और का जो स्टैंप लगा, और लावारिस तो कमाल कर दिया, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म लावारिस है, ये तो एक बार फिर भी देखने लिमिटेड ऑडियंस देखती है। जी जी। वो तो सुपर डुपर हिट, और प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन का बड़ा कॉम्बिनेशन था। उसके बाद मुझे बहुत तारीफ हुई, फिर उसके ओवरनाइट पॉपुलैरिटी हुई, तो फिर उसके बाद कुछ देखने को बाकी नहीं था। जाएंगे आप सुनिए विवेक की गाना सुन लीजिए, प्रिंस का। जी, विवेक जी की ओर से ये गाना। विवेक ओबेरॉय का जिक्र आया है, उनके बारे में हमें तफसील से बातें करनी है और श्रोता हमारे इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन सुरेश साहब, हमें आपसे ये जानना है, शुरुआती दौर में ही धर्मेंद्र जी के साथ कर्तव्य और मिथुंदा के साथ सुरक्षा और काला पत्थर अमित जी के साथ आपकी फिल्म, मतलब शुरुआत बड़ी धमाकेदार हुई थी। ये तो बिल्कुल धमाका नहीं है जी। एक लाइन बोली थी मैंने काला पत्थर में जी, द शिप इज सिंकिंग, लेकिन और पूरा रेडियो प्रोग्राम मैंने काला पत्थर का उस टाइम पे वहाँ अमीन सैनी साहब के स्टूडियो में वहाँ किया था। काला पत्थर बोल बोल के मुझे थक गया था मैं, एक ही चीज। उसमें मेरा एक डायलॉग था, द शिप इज सिंकिंग, और वो दूसरी पिक्चर का नाम क्या बोला आपने? कर्तव्य में एक डायलॉग था, और तीसरी सुरक्षा में सिर्फ 2.5 डायलॉग थे मिठुन के साथ। एक उसमें मैंने कोई नेवी ऑफिसर का एक पायलट ऑफ टाइप का रोल किया था जी। तो मेन तो मेरा मेजर रोल तो यहाँ हुआ लावारिस और एक बार फिर। और वैसे तो एक
बहुत छोटे थे वो तो बिल्कुल। दरअसल मैं ये कहना चाह रही थी सुरेश साहब कि आपकी फिल्में भले ही आप अपनी ओर से कहें कि आपके रोल बहुत कम थे, लेकिन पहचानने के लिए एक चावल काफी होता है। तो आप ऐसा नहीं होता है। फिल्म इंडस्ट्री में जब तक नीचे से ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर से नीचे आ सकते। आप नहीं तारीफ कर रहे, लेकिन श्रोता जो सुन रहे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो एक छोटा रोल भी आपके लिए बहुत मायने रखता था और आपको एक पहचान मिली, लोगों ने आपको जाना। तो बहरहाल आप बताइए कि लावारिस के लिए, लावारिस में अमित जी थे, अमित जी के साथ किस तरह की यादें हैं और कोई यादगार घटना हमें बताइए। यादगार, मैं एज यूजुअल मैं बड़ा सीरियस आदमी, काम करने के अंदर पागलपन, मैडनेस। तो डॉक्टर के पास चला गया पूछने के लिए कि हाथ जब कट जाते आदमी के जी तो वो क्या करता है। तो बोला कि उसको तो पहले बिलीव ही नहीं करता है आदमी कि अब मेरे हाथ ही नहीं है। तो कोई कब गिर जाए तो उठाने जाता है, तो बाद में उसको याद आता है। तो मैंने सोचा, लेटा हुआ था पलंग पे, सोचा कि आदमी कैसे खाना खाता होगा, एक बहन है, पैसे नहीं है, टांगा कैसे चलाएगा, वो कुम्हार का रोल है, कुम्हार का काम कैसे करेगा, बाथरूम नहाएगा धोएगा कैसे। करते करते ऐसी थिंकिंग में मैं सोचते इतना खो गया कि बाद में रात के 2:30 बजे मैंने देखा अपने आप को कि मैं सड़क पे होटल के रूम से कब निकला, फुटपाथ पे पहुंचा, मुझे याद ही नहीं। अरे फिर मैं देखा कि कहाँ हूँ मैं। वापस रूम में गया। इतनी मैडनेस थी, काम का इतना शौक था। दूसरे दिन शूटिंग थी, डेथ सीन, उसमें रंजीत वो धक्का मार के चला जाता है। तो जब अमिताभ बच्चन हीरो आके पूछता है कहाँ है बताओ एंड ऑल दैट, तो ये सुसाइड करने जाता है ये कैरेक्टर। जब मैं गला कटने के लिए जाता हूँ तो प्रकाश मेहरा का जो शॉट था उन्होंने एक्शन बोल दिया। अब मैं करता जा रहा हूँ तो वो कट ही नहीं हुए। पता चला कि प्रकाश मेहरा वो अपने हाथ में रुमाल लेके कैमरे के सामने ऐसे हिला रहे कि कट करो, क्योंकि वो रो पड़े। वो मेरी तरह वो भी उनका गला बंद हो जाता था। रोने के टाइम पे अगर रोना आ जाए तो बात ही नहीं कर सकते थे, वो भी ऐसे थे मेरी तरह। तो कैमरामैन बोलता है कि मैं समझा कि आप सुरेश ओबेरॉय को कुछ दिखा रहे इशारा, मुझे क्या मालूम। बाद में उन्होंने कैमरा जाके बंद किया। तो जब शॉट खत्म हुआ तो मुझे साउंड रिकॉर्डिस्ट ने बोला भाई कमाल हो गया, वहाँ कुछ 1000-1500 रात के लोग रातों रात खड़े ही रहते थे पूरी रात शूटिंग में कश्मीर में। तो बोले हजारों ने क्लैपिंग की। मैंने बोला तुम पागल हो गए, कहा क्या बात कर रहे हो। तो उसने सोचा नाटक कर रहा है। तो उस जमाने में छोटा नागरा आता था ना, उसने कान पे लगाया, बोला सुन ले, नाटक मत कर, तेरे को आवाज ही नहीं। मतलब नहीं है, हजारों आदमी शूट करेंगे। तो जब मैंने देखा कि मेरी शॉट कटने के बाद इतनी जोर की क्लैप है, तो मैं इतना हैरान और खुश हुआ कि इतने लोगों की क्लैप मुझे सुनाई नहीं दी, तो मैं कितना इन्वॉल्व होऊंगा उस शॉट में। और मेरी इन्वॉल्वमेंट और मेरी जो एनर्जी जो बाहर रिलीज हो रही थी, उस एनर्जी के साथ सब एक हो गए थे। और इतने एक हो गए कि तो प्रकाश मेहरा भी रो रहे हैं, पब्लिक रो रही है, और कैमरा को समझ नहीं आ रहा कट करूं नहीं करूं। तो वो शॉट देख के इतने इम्प्रेस हो गए लोग। तो बाद में समझ में आया कि कैसे लोग योगा में ये इंद्रियों पे कंट्रोल करो, ये करो, कान को बंद कर लेते होंगे एंड ऑल दैट, यू नो। तो दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, जिंदगी की बहुत खूबसूरत घड़ी है, क्योंकि जिसमें जैसे गोल्फ खेलो आप जी। और एक जबरदस्त शॉट लग जाए, वो जिंदगी भर याद रहता है इस होल में मैंने क्या शॉट मारा था, यू नो, लाइक दैट। वैसे मैंने ये जो शॉट दिया था, मैं इतना खो गया था कि मैं नहीं रहा। तो और एक जब बॉडी से आप अलग हो जाते हो, अपनी कॉन्शियस से भी अलग, और वो आप अपनी धुन में रह जाते हो, तो इतनी ब्यूटीफुल मेडिटेशन से भी परे बहुत एक ऊंचा स्थान होता है। और वो फीलिंग मुझे आज भी याद है। जी। तो फिर कोई गाना सुनना जरूरी है उन दिनों को याद करते हुए, एक दूसरा गाना? गाने तो बहुत अच्छे हैं अपने पास, कोई भी आप गाना लगा दीजिए मेरी पसंद का। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं, ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं, दिल को चुराए
झूमूं मैं मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं कल कल बहती झरनों की धारा हौले से चलती हवाओं की ठंडक दिल को एक मीठी मस्ती सी देती दिल को एक मीठी मस्ती सी देती सिहरन सी देती है मन कहे मैं झूमूं झूमूं मैं गाऊं मन कहे मैं झूमूं मैं गुलाबी सा मौसम सुहाना नीले गगन पर हल्की सी बदली प्यारा सा कलरव खिलखिलाते पंछी सोए सपने जगाए हर मन कहे मैं झूमूं झूमूं मैं गाऊं मन कहे मैं झूमूं मैं मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं ये पौधे ये पत्ते ये फूले हवाएं दिल को चुराए मुझको लुभाए है मन कहे मैं झूमूं झूमूं मैं मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं आपकी एक महत्वपूर्ण फिल्म थी एतवार, और इससे तो आप बिल्कुल सहमत हैं। तो एतवार के बारे में हमें बताइए। मतलब इसके गाने भी बहुत मशहूर हुए थे, लोगों ने पसंद किए थे। इस फिल्म से जुड़ी हुई कौन सी खास बात है जो इस वक्त आपको याद आ रही है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसे कह रहे हैं ना कि बड़े जुनून के साथ डूब कर इन्वॉल्व होके एक्टिंग किया करते थे। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे बिल्कुल डूब के इन्वॉल्व होके उन दिनों को याद कर रहे हैं। तो बताइए, उस फिल्म को याद करते हैं। उससे ज्यादा मैं मुकुल आनंद को याद कर रहा हूँ। मुकुल आनंद जो भी गुजर गए, प्रकाश मेहरा भी गुजर गए, पता नहीं, चलिए सबको गुजरना है, हम भी गुजर जाएंगे। तो वो मुकुल जब पहली बार आए थे तो जुहू में मुझे मिलने, तो अब हाथ में अपनी एक कंप्लीट स्क्रिप्ट लेके इंग्लिश मैन की तरह पहली फिल्म उन्होंने मेरे साथ बनाई थी कानून क्या करेगा, जिसमें दीप्ति नवल भी थी। फिर बनाई थी एतबार, और एतबार में इन्होंने लिया था डिम्पल कपाड़िया के कमबैक को और इंसाफ में विनोद खन्ना के कमबैक को जी। तो जब इन्होंने बोला कि मैं तो सुरेश के बना, इन्होंने मेरे बिना पिक्चर नहीं बनाते थे मुकुल जी जी। तो मतलब घर में आना रहना, हम एक ही भाई जैसे थे। तो जब उन्होंने बोला कि इसको पॉजिटिव गजल सिंगर का रोल दूंगा, तो सब लोगों ने उठाया कि ये तो श्रद्धांजलि किया, ये किया, विलन किया, वो किया, क्या डिम्पल के ऑपोजिट आप ले रहे हो? कोई आप स्टार को लो, बड़े स्टार को लो, या कोई प्रॉपर हीरो को लो, ये तो सारे रोल करता है। लेकिन मुकुल इंसिस्ट करके उन्होंने लिया था। और हाँ, ये मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा अपने ऑडियंस को, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। जी।
बहुत बेहतरीन गाना है, हमें भी बेहद पसंद है। सुनते हैं श्रोताओं के साथ यही गाना।
इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। जिंदगी क्या कोई निसार करे, किसे दुनिया में कोई प्यार करे। अपना साया भी अपना दुश्मन है। कौन अब किसका एतबार करे, एतबार करे। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध अभिनेता सुरेश ओबराय से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग प्रदान किया विनायक तड़वलकर ने। संयोजन कल्पना शेट्टी का था और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता वीणा राय सिंघानी। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार। आज के मेहमान।